जब कोई सरकार कहती है कि वो जमीन बचा रही है और उसी जमीन पर रिजॉर्ट बनाने की अनुमति दे देती है तो सवाल उठता है, ये नीति है या कोई नया नैरेटिव। नमस्कार दोस्तों, आज फिर बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां विकास के नाम पर जमीन बिक रही है, गांव खाली हो रहे हैं और सवाल पूछने वालों को नारों से चुप कराया जा रहा है। सरकार कहती है भू कानून सख्त है, जमीन सुरक्षित है, लेकिन उसी सरकार ने ऐसा रास्ता खोल दिया जिससे कृषि भूमि पर बिना लैंड यूज बदले रिजॉर्ट होटल बन सकते हैं। दूसरी तरफ सरकार कहती है बेरोजगारी घटी है, लेकिन केंद्र सरकार के ही आंकड़े कुछ और सच्चाई बताते हैं। और जब लोग सवाल पूछते हैं तो जवाब मिलता है जय श्री राम, भारत माता की जय। आज इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों के साथ बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में असल में हो क्या रहा है। कुछ समय पहले उत्तराखंड में सरकार ने दावा किया कि अब कोई बाहरी व्यक्ति जमीन खरीद नहीं पाएगा, लेकिन फिर एक कैबिनेट फैसले से कृषि भूमि पर बिना लैंड यूज बदले रिजॉर्ट बनाने की अनुमति दे दी गई। यानी जमीन बचाने का कानून और उसी कानून का तोड़ दोनों ही सरकार के हाथ में। इस प्रदेश की सरकार किस तरह से इस प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रही है, इसके दो उदाहरण आज हम आपके सामने रख रहे हैं। इस प्रदेश में भू कानून की मांग ने जब जोर पकड़ा तो सरकार ने एक कानून बनाकर इतना ढोल पीटा कि मानो अब इस प्रदेश में जमीनों की लूट रुक ही जाएगी। अब पहले ये खबर देखिए। अखबारों में छपी खबरों के जरिए प्रचार में माहिर धारकर सरकार ने इस प्रदेश की जनता को बताया कि अब यहां कोई बाहरी व्यक्ति जमीन खरीद नहीं पाएगा। सख्त भू कानून का खूब जाप भाजपा और उनकी सरकार ने किया। लोगों को भी लगा होगा कि वाकई सरकार उत्तराखंड के लिए सोच रही है, लेकिन अगले ही पल एक ऐसा फैसला लिया जाता है जो पहले वाले फैसले के बिल्कुल उलट हो जाता है, या ये कहें कि शायद पहले वाले फैसले का तोड़ ढूंढा गया हो। अब जरा यह खबर देखिए। इसके मुताबिक अब उत्तराखंड की कृषि भूमि पर भी रिजॉर्ट बनाने की अनुमति मिल गई है। मतलब एक तरफ जमीन बचाने का ढोल पीटा जा रहा है और दूसरी तरफ जमीनों की खरीद फरोख्त के धंधे को और पनपाया जा रहा है। यानी सरकार ने अपने ही बनाए कानून का तोड़ खुद ही निकाल दिया है। धामी सरकार के फैसले से आम जनता या पहाड़ के आम किसान को कितना फायदा होने वाला है ये तो पता नहीं, लेकिन इस फैसले से कॉरपोरेट से जुड़े लोगों की इलू इलू जरूर होगी, क्योंकि ये तो तय है कि पहाड़ पर रहने वाला आम आदमी तो रिजॉर्ट बना नहीं पाएगा। लिहाजा या तो वो उत्तराखंड के भूमाफियाओं के हाथों अपनी जमीन बेचने को मजबूर होगा या एमओयू करके रिजॉर्ट बनाएगा। कुल मिलाकर कुछ लोगों को छोड़कर किसी न किसी तरीके से ही सही घूम फिरकर मालिकाना हक बाहरी व्यक्ति या व्यापारी के हाथ ही आएगा, या फिर इसका फायदा उन कॉरपोरेट घरानों या भूमाफियाओं को होगा जिनके पास पूर्व में ही कृषि भूमि प्रदेश में मौजूद है। यानी बल्ले बल्ले हर हाल में तय है। वैसे कैबिनेट का फैसला तो आ गया है, इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए जीओ यानी सरकारी आदेश का और इंतजार है, ताकि और सच सामने आ सके, जिस पर हम एक बार फिर गहन चर्चा के लिए एक और वीडियो भी आपके सामने लेकर जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल कैबिनेट के ताजा फैसले साफ बताते हैं कि इससे पहाड़ का जीवन नहीं बल्कि कुछ समृद्ध लोगों का जीवन ही और आसान होने वाला है। इससे प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा भी फलने फूलने के पूरे आसार हैं। एक उदाहरण से आपको और समझाने की कोशिश करते हैं। माना कि किसी बड़े शहर के एक बिल्डर को एक बड़ा 5 स्टार रिजॉर्ट बनाना है। अब वो उत्तराखंड के किसी व्यक्ति के नाम जमीन खरीद कर अपने रास्ते खोलने में कामयाब होगा, या किसी तरह से उसको अपनी कंपनी में कुछ % की हिस्सेदारी देकर और अपने आप को बड़ा हिस्सेदार बनाकर प्रदेश में कृषि भूमि को क्रय कर सकता है। यानी इस तरह से उसके लिए उत्तराखंड की कृषि भूमि खरीदने के रास्ते पूरी तरह से खुल जाएंगे। क्योंकि कृषि भूमि पर अब बिना लैंड यूज बदले रिजॉर्ट बन सकेंगे, बाकायदा इसके लिए पुराने नियमों में भी और ढील दी गई है, जिसमें सड़कों की चौड़ाई को घटा दिया गया है। यानी पहले जिन जमीनों पर इसलिए खरीद नहीं होती थी कि वहां की सड़क चौड़ी नहीं है, अब उनकी चौड़ाई को कम करके सरकार ने उन जमीनों की खरीद फरोख्त का भी रास्ता खोल दिया है। मतलब अब जहां चाहे वहां रिजॉर्ट बनाया जा सकता है। साथ ही ब्रांच रोड्स की चौड़ाई घटाकर ट्रैफिक जाम बढ़ाने की खुली छूट भी एक तरह से दे दी गई है, जो आसपास रहने वाले आम लोगों के लिए एक बड़ा सरदर्द भी बनेगी। ऊपर से
टाउनशिप के लिए अहमदाबाद और सूरत मॉडल की नकल, मानो हिमालय कोई सपाट मैदान हो। यह विकास नहीं, सीधे सीधे भूमाफिया और कंपनियों को बैकडोर एंट्री से कॉरपोरेट न्योता देने जैसा है। पहाड़ जहां हर इंच नाजुक पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है, वहां सरकार कह रही है जो बनाना है, जैसा बनाना है बनाओ। जो राज्य जोशीमठ बचा नहीं पा रहा, वो अब रिजॉर्ट निर्माण का नया मेन्यू थाल में पेश कर रहा है। टाउनशिप मॉडल, लैंड पूलिंग के लिए इस तरह के आदेश सोचिए। अहमदाबाद, सूरत, अमरावती मॉडल के लिए पहाड़ों में कहां है समतल मैदान? ये योजना नहीं, कॉपी पेस्ट वाला फॉर्मूला ज्यादा लगता है। नई बिल्डिंग बायलॉज में छूट, पार्किंग नियम ढीले, जबकि देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की और हल्द्वानी पहले ही ट्रैफिक में दम तोड़ रहे हैं। ऐसा लगने लगा है कि हाल ही में लागू भूमि कानून को सरकार ने खुद ही निष्प्रभावी करा दिया है। जनता को भरोसे का बुलबुला दिया और कॉरपोरेट को चाबी पकड़ा दी है। उत्तराखंड मांग रहा है संवेदनशील नीति, सरकार दे रही है कॉरपोरेट प्लान, कॉपी पेस्ट मॉडल और पर्यावरण से खिलवाड़ की छूट। लगता है इस प्रदेश को अब भगवान का ही सहारा बचा है, क्योंकि विकास के नाम पर इस प्रदेश की खासतौर पर पहाड़ की संवेदनशीलता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसलिए अब हम भी AQI मोर्चे पर दिल्ली, कानपुर और पटना से टक्कर लेने को तैयार हैं। अब दूसरे राज्यों से बिना सोचे समझे नकल किए गए विकास मॉडल की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। उस पर अफसोस ये कि सब इस प्रदेश में विकास के नाम पर हो रहा है और उसका खूब ढोल भी पीटा जा रहा है। दरअसल ये पहाड़ों का विकास नहीं, बल्कि पहाड़ों का व्यवस्थित विनाश ज्यादा लगने लगा है। सवाल ये भी कि पहाड़ों में रिजॉर्ट और बड़े बड़े होटल्स किसके लिए बन रहे हैं? क्या पहाड़ सिर्फ पर्यटक स्थल बनकर रह जाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि पहाड़ से लगातार अभावों और सुस्त सरकारी तंत्र के चलते वहां से लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन आयोग की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 साल में 3.8 लाख लोग पहाड़ छोड़ चुके हैं। हर दिन लगभग 138 लोग गांव से विदा ले रहे हैं। नतीजा 700 से ज्यादा गांव पूरी तरह वीरान। ये आंकड़ा नहीं, ये सरकार की विफलता का दस्तावेज है। उत्तराखंड के पहाड़ आज 2 हिस्सों में बटे हैं, एक तरफ खाली होते गांव, दूसरी तरफ वादियों में गूंजते खोखले भाषण। लेकिन लगता है सरकार इससे संकट मानती नहीं, क्योंकि जमीनी तौर पर समाधान ढूंढा ही नहीं गया। हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन का हवाला देते हुए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बार बार कहते हैं कि इस सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। रजत जयंती समारोह में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे फिर दोहराया। लेकिन सवाल यही कि इसका मतलब क्या? क्योंकि जिस राज्य के मूल निवासी ही पलायन कर जाएं, वहां दशक सिर्फ निवेशकों का होता है, जनता का नहीं। करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट घोषित हो रहे हैं, हेलीपैड बन रहे हैं, रोपवे खींचे जा रहे हैं, लग्जरी पर्यटन फल फूल रहा है, लेकिन गांव के युवक को न रोजगार दिखता है न भविष्य, क्योंकि ये प्रोजेक्ट स्थानीय जरूरतों के लिए नहीं, बाहरी मुनाफे के लिए ज्यादा बनाए जा रहे हैं। यही प्रतीत होता है। उसके ऊपर एक ऐसा शासन तंत्र जिसका पहाड़ से कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं। जिन अफसरों और नीति निर्माताओं के लिए उत्तराखंड एक पोस्टिंग भर है, घर नहीं, वो गांव का दर्द कैसे समझेंगे? यही वजह है जो शायद सीधा असर दिखा रही है। बड़े बड़े ठेके बाहरी कंपनियों को, बड़े बड़े होटल बाहरी निवेशकों को, और छोटे आम लोग बस पलायन को मजबूर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस सदी के तीसरे दशक के अंत तक उत्तराखंड में पहाड़ी सिर्फ इतिहास की किताबों में मिलेंगे। भूता गांव के गांव होम स्टे बन जाएंगे, खेत रिजॉर्ट और पार्किंग में बदल जाएंगे, और मूल निवासी बड़े बड़े शहरों की झुग्गियों में, चालों में कहीं गुम हो जाएंगे। विपरीत इसके धामी सरकार के पास आज प्रचार की भरमार है। विज्ञापन आधारित प्रचार के लिए सरकारी खजाने लबालब भरे हैं और पहाड़ का आम आदमी बस खाली हाथ ही है। यकीन नहीं आता तो इस खबर को ही देख लीजिए। एक तरफ सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि राज्य में युवाओं के लिए सरकारी नौकरी के साथ ही अन्य सेक्टरों में भी नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं, जिसका परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में उत्तराखंड की बेरोजगारी दर में 4.4% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। अब सवाल यह है कि यह डेटा मुख्यमंत्री को किस सलाहकार ने दे डाला, क्योंकि उनकी ही केंद्र सरकार की एजेंसी श्रम शक्ति सर्वेक्षण यानी PLFS के जुलाई सितंबर 2025 तिमाही के डेटा के अनुसार उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 8.9% के आसपास दर्ज की गई, जो देश के कई राज्यों में कहीं ऊपर के पायदान पर है।
यह दर स्पष्ट रूप से बताती है कि राज्य में बेरोजगारों की भरमार है, लेकिन बजाय इस पर ठोस काम करने के इसको प्रचार के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है। उत्तराखंड में बेरोजगारी को लेकर राज्य सरकार के दावों और केंद्र सरकार की रिपोर्ट के आंकड़ों में विरोधाभास साफ नजर आता है। संसद में पेश की गई ताजा तिमाही रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बेरोजगारी दर 8.9% तक पहुंच गई है, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ और ही कह रहे हैं। क्या इस तरह के आंकड़ों के खेल में जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है ताकि असल सवाल से ध्यान भटकाया जा सके? आंकड़ों के इस खेल ने विपक्ष को भी मौका दे दिया है। कांग्रेस का कहना है कि इन अलग अलग आंकड़ों से यह प्रतीत होता है कि सरकार परिणामों को अपनी राजनीतिक जरूरत के अनुरूप प्रस्तुत कर रही है, ना कि वास्तविक स्थिति को। सुनिए कांग्रेस क्या कहती है इस पर। एक तरफ राष्ट्रीय डेटा की अगर बात करूं तो वो कहती है प्रथम तिमाही जो सितंबर तक थी उसमें उत्तराखंड में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा थी 8.9%। अब 2 दिन पहले धामी जी ने पता नहीं कौन से डेटा कलेक्शन सेंटर से डेटा कलेक्ट किया और कहा जी हमारे यहाँ तो बेरोजगारी दर में 4.5% की गिरावट आई है। यहां हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से एक अनुरोध करना चाहते हैं कि आप इन आंकड़ों में न उलझें, अपने भाजपाई सांसद से कुछ ज्ञान लें। आपके ही सांसद अजय भट्ट ने एक ऐसी युक्ति बताई है कि इस प्रदेश को खुशहाल होने से कोई रोक नहीं सकता। उनके पास हर समस्या का समाधान है, बस आपको उस पर अमल करना बाकी है। जो सांसद महोदय बोल रहे हैं वो भी किसी गोदी मीडिया के समक्ष नहीं, बल्कि सीधे देश के लोकतंत्र के मंदिर यानी भारत की लोकसभा में बोल रहे हैं। ध्यान से सुनिए। लड़की की शादी ना हो रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, घर में कहीं पर ऊफा पटा हो रही हो, पत्नी में नहीं बन रही हो, पति में लड़का बिगड़ गया हो, और तो और गाय अगर दूध नहीं दे रही हो तो आप श्री राम जय जय राम कह दीजिए, काम निकल जाएगा। तो इंटेंशन कहाँ गलत है? सुना आपने? जब सब कुछ सिया राम बोलकर हो सकता है तो काहे इतना पैसा प्रचार पर खर्च करना? गाय दूध दे सकती है, घर के झगड़े सुलझ सकते हैं, नौकरी मिल सकती है, तो फिर बेकार ही धामी जी परेशान हो रहे हैं। बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यही दोहराकर इस देश की समस्या मिनटों में समाप्त कर देनी चाहिए। सारे काम जय सिया राम का उद्घोष करते ही स्वतः ही हो जाएंगे। हमारा विनम्र निवेदन है इस प्रदेश के सभी बेरोजगार युवाओं से भी कि दिन रात पढ़ाई करने से भी अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही तो आप भी एक बार अजय भट्ट जी की बात पर ध्यान दें। बेकार में इतनी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब जब एक उद्घोष मात्र से काम बन सकते हैं, क्या दिक्कत है? वैसे कुछ ऐसा ही नजारा पंचायत चुनावों के दौरान टिहरी के चौरास क्षेत्र में भी देखने को मिला था, जब विधायक जी से कुछ लोगों ने कहा कि उनको पानी चाहिए, यहां पानी नहीं है, तो विधायक जी ने भी पानी के लिए एक उद्घोष लगा दिया। यकीन ना हो तो खुद सुन लीजिए। भारत माता की मैं आप सुनो, अरे दीदी सुनो, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, बोले माँ चंद्रवती की, बोले माँ धारी देवी की, बोले माँ चंद्रवती की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यह घटना अप्रैल 2025 की है, जब विधायक विनोद कंडारी टिहरी जिले के चौरास क्षेत्र में एक उद्घाटन समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय महिलाओं ने क्षेत्र में पीने के पानी की भारी किल्लत का मुद्दा उठाया। महिलाओं ने मंच के पास जाकर हमको पानी दो के नारे लगाए और विधायक से जवाब मांगा तो विधायक विनोद कंडारी ने मंच से भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाना शुरू कर दिया। दरअसल मुद्दे से ध्यान कैसे हटाया जाता है, इसको उदाहरण सहित समझते हैं। उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जिस तरह से मुखर होकर सरकार पर हमलावर हैं, उससे सरकार पर भी दबाव बना हुआ है। नतीजतन हुआ ये कि पौड़ी जिले के डीएफओ को हटाना पड़ा। इसके बाद भी गणेश गोदियाल पौड़ी में ही आकर सरकार को चेतावनी देने लगे।
बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने समस्या का हल करने की बजाय हेडलाइन ही बदलने की कोशिश की। अब हेडलाइन कैसे बदलनी है इसमें भाजपाई माहिर हैं ही। जब कांग्रेस ने वन्यजीव हमलों में सरकार की नाकामी पर सीधा सवाल दागा तो जवाबदेही की जगह जागरूकता का पोस्टर टांग दिया गया। राहत राशि का ढोल पीटा जाने लगा। कहा जाने लगा कि जागरूकता बढ़ने से हमले कम होंगे। दरअसल मुद्दा मुआवजा नहीं, मौतें क्यों हो रही हैं वो है। कहा जा रहा है कि प्रभावित इलाकों में लाइटें लगाई जा रही हैं। ये तो वही हुआ कि अस्थायी राजधानी देहरादून में आज तक ढंग की स्ट्रीट लाइट दे नहीं पाए और पहाड़ों में रोशनी बांटने के सपने बेचे जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, इन जानवरों को जंगलों से रिहायशी इलाकों में आने को मजबूर किया किसने? लेकिन इन सब सवालों पर पर्दा डालने के लिए पूरे मुद्दे की हेडलाइन को बदलने की कोशिश हो रही है। वन्य जीवों के व्यवहार में बदलाव क्यों आया, इस पर जागरूकता आम लोगों को नहीं, नीति बनाने वाले योजनाकारों, अफसरों और भाजपा प्रवक्ताओं को चाहिए। लोगों को ज्ञान नहीं, समाधान चाहिए। डर के साए में जी रही जनता को दिलासा नहीं, जवाबदेही चाहिए। खैर, इस पर आगे क्या ही कहा जाए। गहरी नींद में सोने वालों को फिलहाल चलिए कुछ और खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर परिसीमन की बात उठने लगी है, जिससे पहाड़ का प्रतिनिधित्व और कम होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि अगर इस बार परिसीमन हुआ तो पहाड़ों में से 6 सीटों के लगभग और घट जाएंगी, जो पहाड़ और वहां रहने वालों के लिए एक और बड़ा झटका साबित होगा। अन्य पहाड़ी राज्यों की तुलना में उत्तराखंड को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मानकों पर नजर डालेंगे तो अरुणाचल के लिए 45,000 की जनसंख्या पर एक विधानसभा सीट रखी गई है, मणिपुर के लिए 65,000 और नागालैंड के लिए 50,000। लेकिन अगर उत्तराखंड का देखें तो परिसीमन आयोग ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 85,000 का मानक तय किया है। सवाल ये उठता है कि ये सभी पहाड़ी राज्य हैं, सभी राज्यों के लिए मानक कम है, तो फिर उत्तराखंड के लिए ऐसा क्यों? सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में तो 10,000 से लेकर 20,000 वोटरों की विधानसभाएं भी हैं, तो फिर उत्तराखंड में ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता? उत्तर पूर्वी राज्यों में दुर्गम स्थिति में रह रहे नागरिकों के वोट का वजन सुगम स्थानों के मुकाबले 4 से 6 गुना रखा गया है, जबकि उत्तराखंड में यह मात्र 2.5 गुना है। अर्थात यदि उत्तर पूर्वी राज्यों के नियम सही तरीके से लागू हों तो उत्तराखंड में दुर्गम इलाकों की सीटें बढ़ जाएंगी। यही न्याय संगत भी होगा। हालांकि हर जगह का वोट समान ताकत रखता है, लेकिन भौगोलिक स्थिति, बूथ की दूरी और अन्य समस्याओं के चलते पहाड़ को थोड़ा रियायत तो मिलनी ही चाहिए। परेशानी इसलिए भी उत्तराखंड के सामने ज्यादा बड़ी है क्योंकि हमारे अफसर परिसीमन आयोग के समक्ष उपरोक्त राज्यों के आंकड़े जोरदार तरीके से रख नहीं पाते। वो जोर देते हैं कि हिमाचल पर जहां पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों का मानक उत्तराखंड की तरह ही 85,000 पर 1 सीट है, वो भूल जाते हैं कि हिमाचल में 68 सीटों में से सिर्फ 10 मैदानी सीटें हैं, जबकि उत्तराखंड में 70 में से 30 सीटें मैदानी हैं। हिमाचल वाला मानक उत्तराखंड में लागू किया तो ये पहाड़ी इलाकों के साथ घनघोर अन्याय होगा। वहां की सीटें पलायन के साथ कम होती चली जाएंगी। इसलिए यहां के लिए अलग मानक बनाने ही होंगे, वरना हम उत्तर प्रदेश वाली स्थिति में वापस लौट जाएंगे। खैर, इन सब पर ध्यान देने का समय सरकार के पास नहीं है। सरकार कैसे काम कर रही है उसका एक और नमूना देखिए। उत्तराखंड में पुष्कर धामी सरकार का हालिया कदम एक बार फिर यह सवाल खड़े करता है कि क्या संवैधानिक मर्यादाएं अब सत्ता के लिए केवल औपचारिक बाधा भर रह गई हैं? आबकारी नीति से जुड़े नियमों के मामले में न्यायपालिका का हस्तक्षेप दरअसल किसी एक तकनीकी त्रुटि का नहीं, बल्कि एक गंभीर संवैधानिक चूक का संकेत है। 5 मार्च 2025 को अधिसूचित उत्तराखंड आबकारी नीति संबंधी नियम को देख लीजिए, जिन्हें उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम 1910 की धारा 40 के तहत 2025-26, 2026-27 और 2027-28 के लिए लागू किया गया। इन नियमों की धारा 12 में विदेशी मदिरा, बियर, वाइन और आरटीडी पेय पदार्थों के विक्रय मूल्य स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए थे। इन्हीं नियमों के आधार पर लाइसेंस भी जारी किए गए, लेकिन 28 नवंबर 2025 को जारी हुए एक आदेश के जरिए मूल्य निर्धारण की व्यवस्था को बीच में ही एक तरफा बदल दिया गया, वो भी बिना किसी विधायी संशोधन के।
इसके लिए धामी सरकार ने स्पष्ट रूप से अपनी संवैधानिक सीमा ही लांघ दी, जबकि नियम यह है कि जब तक विधानसभा द्वारा संशोधित न किया जाए तब तक कार्यपालिका को उन्हें बदलने या निष्प्रभावी करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। कानून बनाना विधायिका का काम है और उनका पालन और क्रियान्वयन कार्यपालिका का। जब कार्यपालिका स्वयं नियमों को तोड़ने या बदलने लगे तो ये केवल अवैध नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला ही माना जाएगा। लेकिन इस प्रदेश में कुछ भी गलत हो उसको सही करने की एक उम्मीद न्यायपालिका के रूप में ही बची है। न्यायपालिका का ये कहना कि बिना विधायी संशोधन के कार्यपालिका का आदेश नियमों पर हावी नहीं हो सकता, शासन को एक बुनियादी संवैधानिक पाठ पढ़ाता है कि सुविधा और जल्दबाजी के नाम पर कानून को दरकिनार नहीं किया जा सकता। ये प्रकरण अकेला नहीं है। कुछ ही दिन पहले राज्यपाल ने उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को तकनीकी खामियों का हवाला देकर सरकार को लौटा दिया। ये सभी मामले दर्शाते हैं कि कानून निर्माण और नियम निर्माण दोनों स्तरों पर गंभीरता और संवैधानिक नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। आबकारी नीति मामले में न्यायपालिका का हस्तक्षेप केवल सुधारात्मक नहीं बल्कि चेतावनी स्वरूप है। अब आवश्यकता है कि धामी सरकार द्वारा जारी उन सभी कार्यपालिका की अधिसूचनाओं की विस्तृत समीक्षा हो जिनके माध्यम से बिना विधानसभा की स्वीकृति के नीतिगत बदलाव किए गए हैं। अन्यथा शासन धीरे धीरे अधिसूचना राज में बदल जाएगा, जहां जनता की इच्छा जो विधायिका के माध्यम से व्यक्त होती है कार्यपालिका के फरमानों के नीचे दब कर रह जाएगी। संवैधानिक लोकतंत्र में नियत से अधिक प्रक्रिया मायने रखती है। उत्तराखंड का यह अनुभव बताता है कि जब प्रक्रिया की अनदेखी होती है तो लोकतंत्र की नींव ही कमजोर पड़ने लगती है। वीडियो के अंत में एक बात जो बेहद महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज तानाशाही नहीं होती बल्कि वो चुप्पी होती है जो प्रचार के शोर में दब जाती है। आज आपने देखा कैसे भू कानून के नाम पर जमीन का रास्ता कॉरपोरेट के लिए खोला गया, कैसे बेरोजगारी के सवाल को आंकड़ों से उलझाया गया, कैसे पलायन की चुप्पी तले विकास के शोर को उठाया गया। सरकार जिम्मेदारी से बच नारों के सहारे अपने गुणगान करने में व्यस्त है। सवाल यह नहीं कि खेती की जमीन पर रिजॉर्ट बन रहे हैं, सवाल यह है कि क्या पहाड़ सिर्फ पर्यटकों के लिए ही है या वहां रहने वालों के लिए भी। अगर गांव खाली होंगे, युवा पलायन करेंगे, जमीन मुनाफे का औजार बनेगी और नीतियां कॉपी पेस्ट होंगी तो यह विकास नहीं व्यवस्थित विनाश की एक नई परिभाषा होगी। यही कड़वा सच है। आज के इस हफ्ते में बस इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।